सीपी स्मार्ट क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग मॉक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट के लिए। हम 1000 एमसीक्यू की एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें मेरा सेकंड पार्ट है आज का। और यूपी टेट की परीक्षा होगी तब उससे पहले ही आपकी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। 1000 क्वेश्चन है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके पेपर के लिए। आप जीएस वाले पोर्शन में जो एनवायरनमेंट वाला आपका पोर्शन है उसके लिए आप 30 में से 27-28 करने के कैपेबल रहेंगे। तो ये सीरीज़ को आप ज़रूर फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, अफ्रीकी देश माली की कैपिटल है। ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि माली हाल ही में चर्चा में है। फ्रांस और माली के बीच जो हमला अभी माली पे किया गया फ्रांस के द्वारा, तो वहाँ की राजधानी पूछी है, तो बमाको में इसकी राजधानी। और ये अफ्रीकी देश है और अफ्रीका के ये पश्चिमी तट में पड़ता है, यानी पश्चिमी भाग है अफ्रीका का, उसमें ये पड़ेगा। तो बमाको यहाँ की राजधानी है, ये इंपॉर्टेंट है। जो करंट में है देश उसका ज्योग्राफी हिस्ट्री सब आपको पता होना चाहिए, वहीं से सवाल आते हैं सारे। तो इसकी राजधानी है बमाको। अगला प्रश्न देखते हैं, अफ्रीका और यूरोप के मध्य स्थित जल डमरू मध्य का नाम है, यानी जो स्ट्रेट है अफ्रीका और यूरोप के मध्य में, उसका नाम आपको बताना है। तो उसका नाम क्या है आपका, तो उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो बेरिंग स्ट्रेट है आपकी एशिया और अमेरिका के मध्य में है। तो एक तरफ बेरिंग स्ट्रेट में पड़ता है आपका रशिया, दूसरी तरफ यूएसए, और जिब्राल्टर में आपका एक तरफ यूरोप और एक तरफ अफ्रीका है। तो अफ्रीका की तरफ से यहाँ पे जो देश है वो है मैक्सिको, और जो यूरोप की तरफ से देश है वो है यहाँ पे स्पेन। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मोजाम्बिक है, ये अफ्रीकी देश है अफ्रीका में, और ये मोजाम्बिक स्टेट भी है, एक चैनल भी है मोजाम्बिक नाम से। और सुएज कैनाल है, ये अफ्रीका और एशिया के मध्य में है। तो इस तरह इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जिब्राल्टर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ पूछा है गुजरती है, तो यहाँ आपकी जो कर्क रेखा है वो गुजरती है माली से। इनमें से किसी से नहीं गुजरती है, इन तीन में से। बोत्सवाना है आपका, ये अफ्रीका के दक्षिणी भाग का पार्ट है। तो दक्षिणी भाग से तो कैप्रिकॉर्न गुजरती है, तो बोत्सवाना से आपका कैप्रिकॉर्न गुजरती है, ना कि कर्क। और नामीबिया से भी आपकी कैप्रिकॉर्न ही गुजरती है, ना कि कर्क। और केन्या से आपकी ना तो कैप्रिकॉर्न गुजरती है ना ही कैंसर, यहाँ से गुजरती है इक्वेटर। तो केन्या से आपकी इक्वेटर गुजरती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, माली। माली से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। अफ्रीका से जो कर्क रेखा गुजरने वाले जो देश हैं वो है, आप पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो मैं बता देती हूँ, सूडान है, चाड है, नाइजर है, माली है और मॉरिटेनिया है। तो इतने देशों से, सॉरी मैं फिर से बोलती हूँ, मिस्र है, लीबिया है आपका, और अल्जीरिया है, माली है और मॉरिटेनिया है। सूडान जो चाड है आपका उसके बॉर्डर से थोड़ा सा टच करती है, तो ये आप मैप में देखना। और इधर नाइजर है, उसके बॉर्डर से भी थोड़ा सा टच करती है। तो इस तरह से ये कंट्री हैं, तो इनको आपको देखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, सविनय विज्ञान आंदोलन की शुरुआत गांधी जी द्वारा की गई थी, तो कब की गई थी। तो देखिए 1922 में तो आपका असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा वापस लिया गया था 1922 में। तो 1922 तो होगा नहीं इसका, इसमें असहयोग आंदोलन वापस लिया है। अब दूसरा है 1920, तो 1920 में आपका असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। और 1932 में आपके सविनय विज्ञान आंदोलन का जो पहला चरण है वो ख़त्म हो गया था। और यहाँ पे गांधी जी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस आए थे तो वहाँ पे कुछ हासिल नहीं हुआ। तो यहाँ पे फिर 1932 में दूसरा चरण शुरू किया था। तो यहाँ पे दूसरा पहला कुछ नहीं दिया है, तो आप पहला ही मानेंगे। तो यहाँ पे आपका वो रहेगा ध्यान पहले पर ही। तो जो पहला चरण है वो आपका 1930 में शुरू हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1930। तो गांधी जी द्वारा सविनय विज्ञान आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1930 में, और असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1920 में, और 1922 में से वापस ले लिया गया था। और जो स्वदेशी मूवमेंट है आपका वो हुआ था 1905 में। अगला प्रश्न देखते हैं, ओजोन गैस वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। तो ओजोन जो गैस गैस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। तो किस परत में पाई जाती है। ऐसे यहाँ प्राकृतिक रूप से लिखना चाहिए था। प्राकृतिक रूप से जो पाई जाती है गैस ओजोन, वो आपके समताप मंडल में है, समताप मंडल में पाई जाती है। फिलहाल में पॉल्यूशन की वजह से क्षोभ मंडल में भी ओजोन गैस का निर्माण हो रहा है, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती है जो क्षोभ मंडल में है। और जो समताप मंडल में है वो स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, क्योंकि वहाँ से अल्ट्रावायलेट किरणों को ये पृथ्वी तक पहुँचने नहीं देती है, तो स्किन कैंसर वगैरह जो स्किन प्रॉब्लम है वो नहीं होती है। तो ये बहुत ज़रूरी होती है समताप मंडल में। लेकिन क्षोभ मंडल में भी ओजोन गैस का निर्माण हो रहा है, वो जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। तो इसलिए जो वैसे अब फिलहाल में मिल रही दोनों में है, लेकिन प्राकृतिक रूप से जो मिलती है वो आपके समताप मंडल में ही मिलती है। और जो आयन मंडल है ये भी पर्यावरण की 5 परतों में से एक है। यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी है वो वापस आती हैं, यहीं से हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो आयन मंडल के थ्रू ही चलता है।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है ये इंपॉर्टेंट है, क्यों पर्यावरण के क्षेत्र में भारत का ये पहला अधिनियम था, तो इसीलिए ये हर परीक्षा में पूछा जाता है और हमेशा चर्चा में रहता है। तो जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है आपका 1972 में पारित हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब 1986 में आपका हुआ था पर्यावरण संरक्षण, 1980 में आपका हुआ था वन संरक्षण अधिनियम, और 1992 में आपका पंचायती राज सिस्टम लागू हो गया था। शब्दों पे ध्यान देना है, लागू हो गया था। एक्ट भले ही 1993 में आया था, लेकिन लागू आपका 92 में हो गया था। बीसीएस में भी ये सवाल आया था। तो जो वन्य जीव संरक्षण है आपका 1972 में हुआ था, और जो पर्यावरण संरक्षण है 1986, और वन संरक्षण अधिनियम 1980। तो ये आपको याद में रखने हैं एकदम से। अगला प्रश्न देखते हैं। लिग्नाइट कोयला मिलता है। लिग्नाइट कोयला है आपका, ये साइट है इसकी एक जो सबसे ज़्यादा फेमस है। मिलता तो ये थोड़ा बहुत नॉर्थ ईस्ट में भी है, लेकिन ये जो एक साइट है मैं बता रही हूँ ये फेमस है, ये पूछी जाती है यार परीक्षा में। तो नवेली में आपका लिग्नाइट कोयले की भंडार मिलते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। ताडोबा टाइगर रिजर्व स्थित है। तो जो ताडोबा टाइगर रिजर्व है आपका स्थित है महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कई सारे टाइगर रिजर्व हैं, तो उनमें तडोबा है वो भी मुख्य है, और एक है आपका बोर। बोर भी बहुत ही प्रमुख टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र का, तो ये आपको पता होना चाहिए, बोर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तडोबा टाइगर रिजर्व है आपका, ये महाराष्ट्र में है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला। ये हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला है, ये आपकी कहाँ पाई जाती है? तो ये है आपकी ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला है ये महाराष्ट्र में मिलती है आपको। ये वेस्टर्न जो घाट है उसी का ये पार्ट मानी जाती है। तो हरिश्चंद्र रेंज है, बालाघाट रेंज है, ये कुछ महाराष्ट्र में ही मिलती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। और अजंता रेंज है, ये भी इसका पार्ट महाराष्ट्र में ही पाया जाता है। तो जो अजंता रेंज है और सतपुड़ा रेंज जो है, और इन्हीं के बीच में जो आपकी नदी है तापी वो बहती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। हरिश्चंद्र रेंज और बालाघाट रेंज और अजंता रेंज, ये आपको ध्यान में रखना है, ये महाराष्ट्र में है। और सतमाला रेंज है वो भी आपकी महाराष्ट्र में ही है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ रेंज है महाराष्ट्र की, ध्यान में इनको आपको रखना है। महाराष्ट्र में काफ़ी ये जो पर्वत है, मैं जो रेंज बता रही हूँ, ये बहुत ऊंचे पर्वत नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे ये पहाड़ियाँ पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद 323 क में उल्लेख किया गया है। तो 323 क में जो उल्लेख है वो किसका है? तो योजना आयोग का तो हो नहीं सकता, क्योंकि योजना आयोग आपकी संवैधानिक संस्था नहीं है, ये एक कार्यपालिका आदेश द्वारा इसको बनाया गया था। तो ये न तो संवैधानिक संस्था है, न ही सांविधिक संस्था है, तो योजना आयोग तो हो नहीं सकता। वित्त आयोग आपका 280 में है। वित्त आयोग आपका आर्टिकल 280 में है। संघ लोक सेवा आयोग आपका 315 में है। संघ लोक सेवा आयोग और स्टेट लोक सेवा आयोग जो है ये दोनों 315 में है। और जो प्रशासनिक अधिकरण है वो आपके 323 क में है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है वो 323 क में है। और जो अदर ट्रिब्यूनल है जैसे एनजीटी वगैरह हैं ये आपकी हैं 323 ख में। तो ये चीज़ आपको थोड़ा अंतर ध्यान रखना है। प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है वो 323 क में है, और अदर जो ट्रिब्यूनल है वो आपकी 323 ख में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये 1000 सीरीज़ की एक श्रृंखला है जिसको आपको डेली फॉलो करना है। मेरा वीडियो आपको 12 बजे मिल जाता है, तो आप उसे फॉलो ज़रूर करें। 1000 एमसीक्यू आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो पेपर में आता है मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही आपके लिए कवर कर रही हूँ। और जो 4 ऑप्शन मेरे जो होते हैं मैं उनमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। सवाल भले ही 10 हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपके लिए 25 सवाल से कम नहीं होती है इसमें, तो आप इसको फॉलो ज़रूर करें। अगर आप मेरा करंट अफेयर सीरीज़ भी फॉलो करना चाहते हैं तो आप क्रेजी कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो। मैं वहाँ पर डेली करंट अफेयर्स के 5 एमसीक्यू अपलोड करती हूँ, तो आप वो भी देख सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।